साफ करता है कि जिस तरीके से सख्त कानून बाल विवाह को लेकर बनाया हुआ है और कानून व्यवस्था को चरमराते हुए तो हम देख ही रहे हैं, उसी बीच यहाँ पर कानून का एक और उल्लंघन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कानून का उल्लंघन हो रहा है। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जिन देशों में प्रजातंत्र ठीक से काम नहीं करता है वहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। मतलब प्रजातंत्र की एक जो बेसिक जो खासियत है और उसकी सफलता की जो पहली कुंजी है वो ये है कि वहां पे कानून का शासन होना चाहिए। और अगर कानून का शासन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शासन तंत्र है उसमें वह क्षमता नहीं है कि वह चीजों को ठीक से निर्वहित कर सके। तो कानून और व्यवस्था का पालन नहीं होना भी एक तरह से प्रजातंत्र की असफलता की घोषणा करता है। हर्षा जी। बिल्कुल। तो अरविंद जी, क्या ये यूनुस राज में ही बढ़ोतरी देखी गई है या उससे पहले भी कुछ इसी तरह के हालात थे? पहले चीजें ठीक हो रही थी। कारण ये था कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट ठीक थी और एक स्टेबल गवर्नमेंट होने से वो काफी लंबे, लगभग 3 बार की सरकारें थी, 3 बार जो शेख हसीना जी हैं वो जीत कर आई थी। और ऐसी स्थिति में एक स्टेबल गवर्नमेंट होने से बांग्लादेश का विकास हो रहा था। पर अराजकता या असंतोष पैदा हुआ। वो दरअसल स्टेबल विकास जब होता है तो उसमें कभी कभी विचलन पैदा होता है और उसी विचलन की वजह से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती है और उसी अनरेस्ट या असंतोष के कारण बांग्लादेश में विद्रोह हुआ। और विद्रोह होने के बाद में उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी और न वो लीडरशिप थी कि उस अराजक भीड़ को कंट्रोल करके एक दिशा दे सके। और ऐसे में यूनुस साहब को सत्ता मिली। पर यूनुस साहब कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं निकले कि जो इतिहास बनाने में की क्षमता उनमें थी। तो एक बहुत ही नाकाबिल प्रशासक के रूप में वो उभर कर सामने आए। और यह सच है कि जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ रूल ऑफ लॉ वगैरह ये सब ठीक से काम नहीं करने के कारण जो सरकार की जो उपस्थिति होनी चाहिए इन सारे कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर, वह ठीक से नहीं हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर्षा जी। बिल्कुल अरविंद जी, साथ ही रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि कोरोना काल के बाद ये शादियां बेहद ज्यादा बढ़ गई थी, नाबालिग वाली जो शादियां हैं। तो क्या लगता है कोरोना का भी खासा इम्पैक्ट बांग्लादेश ने झेला है? हाँ, कोरोना का प्रभाव तो पूरे विश्व पर ही रहा है, उसके इकोनॉमी पे भी रहा है और बहुत सारी चीजों को उसने ऊपर नीचे किया था। पर बांग्लादेश पे उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा और दूसरी बात यह कि उस प्रभाव से बाहर निकलने की जो ताकत बांग्लादेश ने नहीं दिखाई, वह वाकई दुख की बात है। पर यह वाकई सच बात है आशा जी कि बांग्लादेश के बारे में हमारे यहाँ की मीडिया चिंता कर रहा है, जबकि जरूरत उस प्रबुद्ध समाज को है, वहाँ के लोगों को है कि वो अवेकनिंग पैदा करें। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक पड़ोसी देश होने के नाते और उस पूरे क्षेत्र की चिंता करने के नाते हमारा मीडिया उन सब चीजों को लेके कंसर्न है। पर उल्टे बांग्लादेश जो कि किसी जमाने में एक बहुत ही प्रबुद्ध समाज कहलाता था और सबसे पहले आधुनिकता की बयार वहीं आई, उसके बावजूद बांग्लादेश में जो आवाजें आनी चाहिए थी परिवर्तन के लिए, जागरूकता के लिए और उन्नति के लिए, वैसी आवाजें नहीं आई। ये दुखद था। पहले तो वह काफी लंबे अरसे तक पाकिस्तान के हुकूमत के अधीन रहा, उसके दमनकारी शासन के अंतर्गत रहा, जहां बांग्लादेश की जो प्रबुद्ध जनता है वह विकास नहीं कर पाई। और मुझे याद है कि बांग्लादेश और अगर हम श्रीलंका में भी तुलना करें तो वहां पे महिलाओं को वह आजादी नहीं है जो कि कम से कम जो दक्षिण की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वहां महिलाओं की आजादी में कमी आने लगती है और उसका कारण वही सामंतवाद है। तो मैं 2012 में जब ढाका यूनिवर्सिटी में था तो मैंने देखा कि वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा वह एक खुला प्लेटफॉर्म नहीं था, खासकर लड़कियों के लिए। काफी लड़कियां बोरखे में ढकी हुई थी या कि जो क्लासरूम में वगैरह वो सारी तमाम चीजें थी। और ये सारे दरअसल सामंतवाद के जो बचे कुचे जो अवशेष हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम श्रीलंका से अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो वहां लगातार महिलाओं की स्थिति भी खराब हो रही है। और ये सारे ही कारण हर्षा जी जुड़े हुए हैं कि वहाँ उसी कारण महिला की जो अपनी ख्वाहिश होती है उसको तवज्जो न देकर उनको जबरदस्ती बाल विवाह में ढकेला जाता है जब तक कि वह उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती है।
हालांकि ये काफी दुखद बात है कि इस्लाम में जो औरत की मर्जी को काफी ऊपर रखा जाता है, और यही वजह है कि निकाह से पहले भी पूछा जाता है 3 बार कि आपको ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है। पर मुझे लगता है कि जो 7th सेंचुरी में इस्लाम जितना प्रोग्रेसिव रिलीजन था, कठ मुल्लाओं के हाथ में जाकर यह धर्म है उसकी जो दुर्गति होनी चाहिए, वह हम बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में देख सकते हैं। हर्षा जी। जिस तरीके से तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी लगातार एडुकेट करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि यहाँ पर अभी मानसिकता समझ पाना बेहद मुश्किल, किस तरीके से बेरोजगारी को या फिर महंगाई को कर्ब करने में ये चाइल्ड मैरिज सक्षम रहती है, इसके पीछे सोच क्या है? गरीबी इसका असली वजह तो होती है। गरीबी होती है तो माँ बाप जो हैं वो उनका, और सर्वाइवल की दिक्कत होती है, वे खुद अपना ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो फिर यह कर लिया जाता है कि उनकी शादी कर ली। जो माँ बाप शादी करने की भी हालत में नहीं होते हैं तो वो लड़कियों को बेच देते हैं। तो जो ट्रैफिकिंग के कारण, भारत ने एक समय ये स्टैंड भी लिया था जब यूनूस सरकार से हमारे संबंध ठीक नहीं थे, तो बांग्लादेश की जो लड़कियां आती थी सीमा पार से, जो भारत के बहुत सारे वेश्यालयों में वो खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, और उसी का एक दूसरा जो बुरा है कि बिना मर्जी के उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। और पर मुझे लगता है कि इस पूरे ही जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए सबको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि आपस में अगर ये सारे देश लड़ेंगे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह, तो ये हथियार खरीदेंगे, और हथियार खरीदेंगे महंगे महंगे 500 600 700 करोड़ की, अगर वो करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो सारा पैसा तो यूरोप में जा रहा है ना। वो सारा पैसा तो हम लोगों के यहाँ टिक ही नहीं रहा है। तो अगर वहाँ हमारे देशों में अगर वो पैसा नहीं रहेगा तो फिर हम विकास कहाँ से करेंगे? क्योंकि इस जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो विकास है उसमें पैसा होना जरूरी है, और पैसा तो हम सारे यूरो अमेरिकन को दे रहे हैं, कभी हथियार के नाम पर और कभी टेक्नोलॉजी के नाम पर। तो ये जब तक ये पूरा रीजन ये इन सब चीजों को नहीं समझेगा, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि साथ में मिलकर ही विकास किया जा सकता है, और जब तक मध्यकालीन चीजें हैं जिसमें धर्म है, जाति है, जो रीजनल आइडेंटिटी है, और जो जेंडर को लेकर जो आइडेंटिटीज हैं, या खासकर जो सेक्स को लेकर